Hello students, good morning everyone. I hope you all are fine. So students, we are again with you with a new topic and our today's topic is AC circuit contain capacitor only. ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं AC circuit contain inductor, resistance and now today we are doing capacitor. तो हम आज करने वाले हैं कि जो हमारा AC सर्किट है, देखिए हम उसको 7 मेथड्स हैं हमारे, जिस तरीके से हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हम कैपेसिटर आज करने वाले हैं। ठीक है, और ये है हमारी क्लास 12 फिजिक्स। ओके, एंड दिस इज़ पार्ट 9 स्टूडेंट्स ऑन द चैप्टर इज 7 अल्टरनेटिंग करंट। ओके, so we are discussing the derivation of the AC circuit contain capacitor only, and also we are doing students numericals and phasor diagram we have to make. Okay, so let's start students. Okay, hope you all are ready with your books, notebooks, whatever you are need in your hand. So let's start students. Okay, हाँ जी, तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कैपेसिटर होता क्या है। इवन आप पहले कैपेसिटर कर चुके हैं, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज़ यूज। देखिए कैपेसिटर को में से देख सिंपल सी बात है, अगर हम कैपेसिटर में से एसी को पास कराते हैं तो वो एसी से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। क्लियर। और डीसी, अगर आप डीसी को पास कराओगे तो वो डीसी को अलाउड ही नहीं करेगा, डीसी को अपने में से मतलब डीसी के उस पर वर्क ही नहीं करता। क्लियर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, और बाद में हम उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह में यूज़ करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग डिस्कशन ऑन द एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर ओनली। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एक एसी सोर्स ले लेते हैं। सो दिस इज एन एसी सोर्स, यू ऑलरेडी नो। एंड इसके साथ क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। चलिए लगा दिया। ठीक है, सो लेट ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। देखिए ये क्या है, कैपेसिटर है। क्लियर, ये क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी। ये क्या है हमारे पास, ये आपके पास है सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, हाँ जी। सो दिस द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके, अब हमने क्या सपोज करा कि द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सप्लाइड, हमने इसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड करा इस सिस्टम को। ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोवाइड करने का मतलब है कि एक बार हमने इधर पॉजिटिव दिया, एक बार हमने इधर नेगेटिव दिया। इस तरीके से देखिए, अगर मान लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव साइकिल है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और यहाँ नेगेटिव। लेकिन आफ्टर हाफ टाइम, कुछ टाइम के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। इसीलिए एसी इसको चार्ज करता है, डीसी इसको चार्ज करता है, एसी इसको कभी चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्या होता रहता है, अल्टरनेटिंग करंट टाइम के हिसाब से करंट चेंज होता रहता है। तो चलिए हम अपना मेन जो है वो करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखिए आपने यहाँ से कोई सोर्स दिया तो अंडरस्टूड है कि इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी कैपेसिटर की बात आ जाए, जहाँ पर भी कैपेसिटर की बात आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV। इस फॉर्मूले को आप टिप से रखो, अगर कैपेसिटर की बात आएगी तो इस फॉर्मूले की ज़रूर बात आएगी। वो अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने कैसे कैसे याद कर रखे हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो इसमें करंट फ्लो करेगा, तो आपको पता है जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, द करंट फ्लोइंग इन दैट सर्किट इज़ द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली इतना है, मैंने आपको अभी बताया था कि इस प्लेट्स पे क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये देखिए दो ये इसकी प्लेट है, आप इसको कुछ ऐसे समझिएगा, इस तरीके से दो प्लेट है बेटा, ये ऐसे, 1 सेकेंड आई जस्ट टेल यू, इस तरीके से देखिए ऐसे दो प्लेट हैं और इनको ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से यूँ रखा हुआ है। क्लियर। और आप इधर से देखोगे तो आपको सिंपली लाइन ही दिखाई देंगी, अदरवाइज रियल में ऐसे प्लेट्स हैं, इनको ऐसे रखा हुआ है, उनके बीच में गैप रखा हुआ है, इंसुलेटर रखा हुआ है, जो आप डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ जी। सो देखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इट मीन्स इसमें चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, सो अब देखिए अगर यहाँ पे चार्ज आएगा
द प्रोड्यूस, इससे क्या होगा, करंट जाएगा, तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, और ये कैपेसिटर इज अल्टरनेटिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज, क्योंकि देखिए कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, वो मैंने आपको अभी बताया था, कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, मतलब हाफली। देखिए एक बार क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, देखिए एक बार यहाँ से मान लो पॉजिटिव गया, इधर से नेगेटिव गया, ठीक है, चार्ज हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। बिकॉज आपको पता है जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरीके से चलता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी कि आधे टाइम पॉजिटिव और आधे टाइम नेगेटिव, यानी कि एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, तो बार बार इसका इंटरचेंज होता रहता है यहाँ पे, इस वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता रहेगा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया एट एनी इंस्टेंट टी, क्योंकि हमें हमेशा क्या लेना, छोटे से टाइम पे लेना है, एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, किसी भी टी टाइम पे सपोज क्यू इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, हमने ये माना कि यहाँ पे क्यू चार्ज है किसी टी टाइम पे। क्लियर, हमने क्या माना कि किसी टी टाइम पे, या यू कैन से कोई भी टी टाइम है, हमने माना कि क्यू पे, क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर, कैपेसिटर पे हमने माना किसी भी टाइम पे क्यू चार्ज है। ओके, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो इन दोनों के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी। ठीक है, वी होगा क्या, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्लियर, अब आप देखिए हर इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए कंडीशन हमारी क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल, अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल। हम हर इसमें यही कंडीशन यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए ये हमारा पोटेंशियल है। क्लियर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम कह रहे हैं कि अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए। क्लियर, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो चार्ज हुआ है यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से आप देखिए Q बाई सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी। और जो ईएमएफ है, जो हमने यहाँ से सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दिया है ना, तो उसकी वैल्यू तो ये होगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके, समझ आ गया, हाँ जी। सो देखिए बेटा यहाँ से Q क्या हो जाएगा बेटे, Q हो जाएगा ई नोट, सी इधर ले जाएंगे, साइन ओमेगा टी, ये हमारी आ गई Q की वैल्यू, कितना चार्ज होगा। ओके, अब हम मानते हैं क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने आई लिया, इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे जो करंट है वो आई है। क्लियर, अब जो आई है वो क्या है, इसमें इंस्टेंटेनियस करंट है, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। ओके, देखिए बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ई से चल रहे हैं, जितने भी हमने अभी तक कंसेप्ट करे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, हम क्या करते हैं, हम ई का कंसेप्ट लेके चलते हैं और फाइनली आई में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ई से जब हम आई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि आई में क्या फेज चेंज आया है या नहीं आया है, वही हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसको आई में चेंज करना पड़ेगा। तो वी नो दैट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट देन वी हैव टू डिवाइड इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इसको डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डी बाई डी टी से रिस्पेक्ट में इसको ड्राइव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेटा डी बाई डी टी, और दोनों तरफ से हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सी एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी। ओके, ये सी है बेटा, और ये हमारी ब्रैकेट है, मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ जी, इस टर्म को हम आई बोल देंगे, तो हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, सी कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं, एप्सिलॉन भी कॉन्स्टेंट बाहर लेते हैं, साइन ओमेगा टी। ओके, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, आप साथ साथ बताते रहा करो बेटा ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ओके, हाँ जी, सो ये हमारा आई, सो सी एप्सिलॉन, अब डी बाई डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है बेटा, साइन का कोस होता है, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताइए, इनटू ओमेगा। ठीक है, पूरे का करेंगे साइन और इसका करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ई नोट, ठीक है, सी, और ओमेगा को भी इधर ले लेते हैं, कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये बचा ना आपके पास, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा सी
ई नोट कोस ओमेगा टी, ये हमारे पास आई आ गया। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान से, हमने जो ई लिया था, हमारा ई किस में है, ई तो ऐसे है ना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड वी वांट टू कंपेयर दैम, इनका फेजर डायग्राम भी बनाना है तो हमें साइन का ही लेना पड़ेगा ना दोनों का, ताकि हम अच्छे से कंपैरिजन कर पाएँ। बेटा देखिए यहाँ पे कोस आ गया तो इसको कोस में चेंज, साइन में चेंज कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छे से इसको चेंज करना आता है ना। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम इसको करेंगे आई इज इक्वल टू, अब देखिए जो यहाँ पे अपना ये है ओमेगा सी ई नोट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इस देखिए, अगर मैं सिंपली क्या करूँ, अब आप मुझे बताइएगा, जो हमारा कोस यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आता है बेटा, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए बेसिकली हमारा कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, बेसिकली जो आपका कोस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब जो हमारे चार क्वाड्रेंट है, सिंपली हमने इसको सोल्व करने के लिए आपके बुक्स वालों ने कर रखा है 0 π/2 और पाई और ये 270 और ये 360 आपका होता ही है, ठीक है। देखिए अब साइन π/2 माइनस थीटा है तो भी कोस आएगा, और अगर मैं ये लिखूँ साइन π/2 प्लस थीटा तो भी वो कोस में ही चेंज होगा, तो भी कोस वाले टर्म में आएगा। अब देखिए मैं है ना इस कंसेप्ट को यूज कर रही हूँ, क्यों यूज कर रही हूँ, देखिए बेटा मैं है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं चाहती। देखिए कोस ओमेगा टी है यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे भी हमारा ओमेगा टी है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको लिखती हूँ π/2 माइन थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा का मतलब ओमेगा टी की तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा बेटा और ये प्लस का फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाएगा, क्लियर। इस वेरिएशन को डिले करने के लिए, इस प्रॉब्लम को डिले करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कोस को साइन π/2 प्लस ओमेगा टी ले रहे हैं, समझ रहे हो। इसका रीजन ये था स्पेसिफिक, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, बस ये सिंपली है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा ईजीएस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको यहाँ पे हमने ये लिया है। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चनिंग ही करते रहते हैं कि क्यों किया क्यों किया, तो बेसिकली इसका सिंपल रीजन है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सो वी कैन राइट इट आई इज इक्वल टू ई नोट ओमेगा सी, और इसको हम क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखिए बेटा जो हमारा ये ओमेगा सी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन 1/ओमेगा सी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अगर देखिए ये मैंने ओमेगा सी इसका 1/, तो इसको वैसे भी लिखा जा सकता, बात एक ही है, ओके। सो दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये आपका आई आ चुका है, ओके। और जो हमारा ईएमएफ था जो हमने लिया था वो था ई नोट साइन ओमेगा टी। तो देखिए अब इनका कंपेयर करते हैं। बेसिकली आपको आई वाली लाइन नीचे लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, वैल्यूज डिफरेंस की वजह से, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अब हम इसकी बनाते हैं वेव फॉर्म, क्या बनाते हैं, वेव फंक्शन बनाते हैं कि वेव फॉर्म कैसे बनेगी इनकी। सिंपली वी हैव टू टेक, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो चलिए हाँ जी, सो हम देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ई जो है हमारा, ई वाली लाइन है ये हमारा ओरिजिन है, ओके। यहाँ से हमें स्टार्टअप करना है, तो ई तो हमारा स्टार्टिंग से ओरिजिन से चल रहा है, तो इसको ऐसे चला देते हैं, ओके। और जो हमारा करंट है वो प्लस π/2, यानी कि π/2 आगे है, ये पॉजिटिव होता है ना हमारा, ये नेगेटिव जोन होता है, तो π/2 आगे है, तो इसका मतलब यहाँ से, तो इसके पहले हम डॉट बना लेते हैं ताकि हमारा ईजिली बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आई का, ठीक है, ये ई का और ये आई का, ये लाइन है जो हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ई को भी और आई को भी, और ये लाइन किसके लिए है, टाइम के लिए, ठीक है बेटा। तो हमने इसका ग्राफ बना दिया, क्लियर, समझ गए आप ये किसके लिए है, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से ओमेगा टी के लिए भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए अब देखिए, अब हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम, क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। उसके बाद हम इस कांस्टेंट की भी बात करेंगे कि मैंने ये क्यों किया, ये सब क्या है यहाँ पे, इसके भी हम कुछ देर में ही बात करने वाले हैं। पहले फेजर डायग्राम को समझिएगा। फेजर डायग्राम क्या होते हैं, हम रजिस्टर वाले पार्ट है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो आप चाहिए एक बार उस पार्ट को देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या देखा,
हमने देखा कि इन एन एसी सर्किट कंटेन कैपेसिटर ओनली, वो एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर होता है, ओके, अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाई फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसमें देखिए जो हमारा करंट है वो लीड कर रहा है, करंट हमारा आगे है 90 डिग्री से, और देखिए इंडक्टर में हमारा करंट पीछे था वो भी 90 डिग्री से, और रजिस्टर में दोनों क्या थे, सेम फेज में थे। तो फेजर डायग्राम, और ये यू कैन से आप इसको वेक्टर डायग्राम भी बोल सकते हैं, ओके। कोई मतलब पेपर में आ सकता है कि वेक्टर डायग्राम पूछा जाए तो वेक्टर डायग्राम भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका बनाते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, पॉजिटिव के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज। चलिए तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हाँ जी, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मेकिंग द फेजर डायग्राम। तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस, तो देखो ई है आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, आप इसको क्या मान सकते हो, इसको हम आई नोट बोल सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। साइन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका फेज ओमेगा टी है, पर इसमें समथिंग ऐड हुआ और आगे जाके है, पॉजिटिव पॉइंट्स में है, तो यानी कि π/2 आगे है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ये बोलती हूँ ये हमारा ओरिजिन है, और ये सपोज करो हमने मान लिया ई नोट, तो कितना एंगल है इसमें, ओमेगा टी। तो देखिए इस एंगल पे तो है ही, ओमेगा टी पे तो है ही ये, बट आई वाले में क्या कह रहा है कि π/2, इसमें कुछ ना कुछ, देखिए अगर यहाँ की बात करें तो 45 और ये 45, इसका मतलब सिंपली ये है, देखिए जो आपकी लाइन है वो तो छोटी बनेगी करंट की, ये बड़ी बनेगी, इसका मतलब आई नोट यहाँ होगा, और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, π/2, कितना बनेगा, π/2 यानी कि 90 डिग्री। ओमेगा टी का तो फेज डिफरेंस है ही, ठीक है, और प्लस में π/2 ये इससे आगे है, क्लियर। तो ये किसकी पोजीशन आ गई हमारी, ये हमारी पोजीशन आई आई नोट की, और ये देखिए हमारी पोजीशन आई ई नोट की, समझ गए आप, ठीक है। ये किसकी आई है, आई की, और ये किसकी आई है, ई नोट की, ये दोनों की कंडीशन है, क्लियर, समझ गए आप, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आया था इसकी, ये क्या है 1/ωc, ये क्या टर्म है यहाँ पे, तो देखिए बेटा जो ये टर्म है 1/ωc, इसको हम लिख सकते हैं XC, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए आपने 3 टर्म पढ़ी हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये दोनों तो क्या करते हैं, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है अपने अंदर, और ये इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्लियर। और रजिस्टर आपको पता ही है ये करंट को अपोज करता। ये क्या, हम यहाँ पे क्या जानने की कोशिश करते हैं, जब मैं कैपेसिटर कनेक्ट कर रही हूँ और आपको पता है बेटा, चाहे आप सिंपल ले लो बल्ब, क्लियर, अगर आप बल्ब की भी बात करोगे ना, है ना स्टूडेंट्स, अगर आप बल्ब की भी बात करते हो बच्चे, तो बल्ब का भी खुद का एक पर्सनल रेजिस्टेंस होता है, ये बात आप याद रखिए। थर्मोडायनामिक जब आप 9th में 11th में पढ़ के आए हो, वहाँ पे भी ये बताया जाता है कि 100% वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि 100% तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, 100% तो हमारी श्योरिटी नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात, 100% तो हम ही नहीं है, अगर कोई कितना ही अरबपति हो 100% तो वो भी नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम कैपेसिटर में से करंट को पास करते हैं तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ, मैं नहीं कह रही ज़्यादा अमाउंट में, कुछ स्मॉल अमाउंट में वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है ना 1/ωc, इसको आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो बेटा दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर खुद का एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब इसमें से हम करंट को पास करते हैं, ठीक है। देखिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया सिंपल, क्योंकि तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, ये दोनों नहीं पढ़े थे ना हमने ओम्स लॉ में 10th क्लास में, ये दोनों तो हमने अब पढ़े हैं आके। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे ओम्स लॉ में V=IR, उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा रिएक्टेंस। उसी वर्ड का क्या नाम है, रिएक्टेंस। क्या बोला गया है इसको, रिएक्टेंस। देखिए जब डीसी सप्लाई की बात थी तो रेजिस्टेंस बोलते थे, एसी सप्लाई की बात है तो उस वर्ड को क्या बोला जा रहा है, रिएक्टेंस। कैपेसिटर का है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस का तो रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
ठीक है, तो ये एक्स इसका सिंबल है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट बेटा, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज़ द, ये क्या है इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, इट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस offered by capacitor, ठीक है, इस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, क्लियर। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/ω_c से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1/ω_c से, क्लियर, ठीक है। अब आप मेरे से ये मत पूछना कि ये ही हमने क्यों माना, देखिए बेटा क्यों माना, देखिए V = IR होता है, क्लियर, I क्या हो जाएगा V × R, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे V कौन है, E0, और R कौन है 1/ω_c, तो इसी को तो हम R बोलेंगे बेटा, इसलिए तो 1/ω_c को ही हमने अब R बोला, ये कौन है I0 है, समझ गए आप, हाँ जी। सो ये आपको पता चल चुका है। देखिए बेटा 1/ω_c, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2πμc, तो हम इसको 1/ω_c को 2πμc भी लिख सकते हैं, ओके। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, ओके। तो द कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिमिट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। ये क्या करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फंक्शन बता देती हूँ, फंक्शन ऑफ XC क्या काम करता है ये, तो बेटा ये देखिए क्या करता है, इट लिमिट, जैसे रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, वो करंट को लिमिटेड करता है ना, करंट को ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता ना, तो ये क्या करता है, लिमिट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि ज़्यादा चार्ज हो जाए तो ख़राब हो जाएगी वो चीज़, इन ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो अब बेसिकली आप क्या कह सकते हो, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, ओके। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, देखिए किसके किस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके कैपेसिटेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसको AC और DC पे अप्लाई करें तो इन DC एंड इन AC, ठीक है। तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, क्योंकि DC में देखिए कोई वो ही नहीं होता, वो ऑसिलेशन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी 0 होगी। AC की फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब देखिए XC को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2π, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 × C, तो क्या आ जाएगा 1/0। तो XC की वैल्यू DC के लिए क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, XC के वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, DC को ब्लॉक करेगा, अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, कैपेसिटर ब्लॉक DC, यानी कि DC की वजह से कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज होता है, क्योंकि वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन AC की जब हम बात करेंगे, ठीक है, AC की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है। अगर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 50 की बात करें, इसको हम पूरे को सोल्व करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये इसको ब्लॉक नहीं करता है, ये इसको अपने में से पास होने देता है, ठीक है। ये क्या कर देगा, इसको अपने में से पास होने देता है, ओके। अब देखिए इसकी तो यूनिट हम निकालते हैं XC की, तो यूनिट, क्योंकि बेसिकली हम इसको किससे कंपेयर, किसका भाई है, देखिए XC, XL और R, ये तीनों भाई बंधु हैं भाई, तीनों भाई हैं, तीनों का काम यही है करंट को फ्लो होने से रोकना। ये किस में रोकेगा, इंडक्टर में, ये कैपेसिटर में और ये रजिस्टर में, तीनों भाई हैं तो तीनों का गोत्र भी तो सेम होगा, सरनेम भी तो सेम होगा, इसका मतलब तीनों की यूनिट क्या होगी, ओम, क्या होगी, ओम होगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या सच में ओम होगी, तो देखिए 1/ω_c होता है, क्लियर। अब देखिए, अब आप बताइए बेटा कैपेसिटर की क्या होती है, फैराड होती है ना, तो 1/f, और ओमेगा को क्या आप लिख सकते हो, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2π/T, ओमेगा क्या होता है 2π/T। तो अब 1/ω है तो T ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगी, सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड अपॉन राट, तो कब C को क्या होता है, C को क्या बोल सकते हैं, C को आप बताइए क्या बोलेंगे, C को हम बोलेंगे Q/V, तो C को Q/V बोलेंगे, तो इसको हम Q/V में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड अपॉन
कूलम पर वोल्ट। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपर चला जाएगा वोल्ट ओके सेकेंड अपॉन कूलम को क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टू डी टी, तो आई और टी के मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा एम्पियर और सेकेंड, इससे कट जाएगा। वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट यानी कि वी बाई ए, वोल्ट बाई एम्पियर यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं आर। आर क्या होता है वी बाई आई, वी की यूनिट क्या होती है वोल्ट, आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या यूनिट आ जाएगी आपकी ओम। तो एक्सिस आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। दोनों को किसमें मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है, और डायमेंशन जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से देखिए आपको सारा अच्छे से समझ आ गया है। तो रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द रजिस्टर, ठीक है क्लियर। जो रजिस्टर में होता है उसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्रू द रजिस्टर, जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बट कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इज ऑफर्ड बाय द चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसका काम क्या है, लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन करता होता कैसे। तो कैपेसिटिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है टू द फ्लो ऑफ करंट इज ऑफर्ड बाय चार्ज कैपेसिटर, ये कौन प्रोड्यूस करता है, कौन ऑफर करता है, इट इज ऑफर्ड बाय चार्ज कैपेसिटर। जो कैपेसिटर चार्ज होता है ना वो हीट भी हो जाता है ना, गर्म भी हो जाता है, बैटरी वगैरह आप देखिए गर्म हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, चार्ज कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है, क्लियर। जब चार्ज करेंगे तभी ये रेजिस्टेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग जिस टाइम हम करते हैं ना तभी ये रेजिस्टेंस मतलब पैदा होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए इसके भी हाफ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कैलकुलेट एक्सी, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और फिर 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने का है, 5 माइक्रोफेरेड का है, और फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, वी आर हैविंग सी एंड सी इज 5 माइक्रोफेरेड, क्लियर। और माइक्रो को हम चेंज कर सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -6, इसको हम 10 की पावर -6 लिखेंगे और ये आ जाएगा फेरेड। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको, 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है, एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा/c, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2πμc, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 22 इंटू 7, क्योंकि इसका 22/7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10 की पावर 6 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो चीज़ है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके। हमारे पास क्या बचेगा 7/44 इंटू 5, ठीक है, ओके। अब 7/5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, इसको जब हम डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 0.032, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है कोई अपने पास, ये जॉइन टू 200 वोल्ट, उसको 200 वोल्ट सप्लाई के साथ, यानी कि देखिए सिंपली मैंने आपको बोला हुआ है हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, वो रियल में क्या है आरएमएस वैल्यू है। रियल में क्या है वो आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है हमारे घर जो आती है, ठीक है। तो हमारे पास ई आर एम एस कितना दे रखा है 200 वोल्ट। देखिए पहले हम लिख लेते हैं सी इज 1 माइक्रोफेरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6 फेरेड, ओके। और ई आर एम एस कितना दे रखा है 200 वोल्ट, क्लियर। और हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया की फिक्स है बेटा। वो निकालना क्या है आर एम एस करंट, यानी कि हमें आई आर एम एस निकालना है, रूट मीन स्क्वायर करंट। आप इसको आई वी भी लिख सकते हो, इसको आप ई वी भी लिख सकते हो, ई इफेक्टिव भी लिख सकते हो, कई सारे मेथड है इसको लिखने के, ठीक है। सो देखिए बेटा क्योंकि हमें आई आर एम एस आई निकालना है तो ओम्स लॉ क्या कहती है वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या हो जाएगा ई बाय आर। क्योंकि अब बात कैपेसिटर की हो रही है, क्योंकि अब बात कैपेसिटर की हो रही तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जिक्र होगा ना, तो आई क्या हो जाएगा ई क्या है हमारे पास ई वी, और आर क्या है हमारे पास
बताइए, कैपेसिटर की बात हो रही है ना, तो आर क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारे साथ सिचुएशन है उसके हिसाब से। इसको क्या लिखेंगे, ई वी अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई म्यू सी, है ना। ये ऊपर चला जाएगा ई वी इंटू 2 पाई म्यू सी। सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। जब हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई वी आपके पास हो जाएगा 2 × 3.14 × 50 × 10⁻⁻6 × 200। ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 × 314 हमने क्या रखा, पहले 10 की पावर्स को हटाइए, 3.14 है, इसका 100 नीचे जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इंटू 550 × 10⁻⁻6 एंड इंटू 2 × 10⁻2, ये कट गया। ओके, हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इंटू में 5 × 10⁻⁻5, क्योंकि 50 था तो एक इसका चला जाएगा, और इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे कोई टर्म ही नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास आ जाए तो हम, क्योंकि इतनी बड़ी कभी किसी का करंट इतना फ्लो थोड़ी ना हो सकता है किसी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको सोल्व करने के लिए इसकी कुछ पावर्स कम कर लेते हैं। ये आ चुका है 55 कर दिया था हमने, और ये 2 आ गया। चलिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁻2 रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 3 और 2 5 हो गए। अब कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, देखिए 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 200, 100 आ गया, ठीक है। ये 2 से 50, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 25 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मेरे ख्याल से अब नहीं कटेगा, तो 157/25 × 10⁻⁻2। जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 6.28 × 10⁻⁻2 एम्पियर। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए हर एक चीज़ को। अगर फिर भी आपको कहीं पे परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है वी विल सोल्व यू, डेफिनेटली सोल्व यू। बेटा आपके लिए ही सारा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए ही करेंगे। वी आर योर टीचर बेटा, हमें हमेशा आपका भला सोचना है और हम आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।